विज्ञान के दूसरे अंक में आपके लिए उसी पहले पाठ रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण की कुछ परिभाषाओं को लेकर आए हैं, जिनकी व्याख्या मैं करूंगा, जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे अंकित हैं, और इन्हें मैं विधिवत क्रम पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा। आप इन्हें अपनी कॉपियों में लिख लेंगे और याद कर लेंगे, जिससे कि आपको रासायनिक अपक्रियाएं बनाना और उन्हें संतुलित करना आ जाए। देखिए कैसे करते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। समझिएगा, मतलब दो अलग अलग पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें और अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ को बनाते हैं, तो इस घटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखिए, ये तभी होगा जब अभिक्रिया होगी उनमें। ऐसा नहीं हो कि उन पदार्थों को मिलाने पर कोई अभिक्रिया ही ना हो और वो पदार्थ जस के तस बने रहें। ये तभी संभव होगा जब वो पदार्थ आपस में अभिक्रियाएं करते हैं, और जब अभिक्रिया करेंगे और नया पदार्थ बनेगा तो इस घटना को रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे कार्बन तथा ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसके गुण कार्बन तथा ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। तो समझिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जब दो पदार्थ जिनके गुण अलग अलग थे आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो जो प्राप्त पदार्थ होता है उसके गुण जो पहले के उत्पाद होते हैं, यानी कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, इनके गुणों से एकदम सर्वथा भिन्न होते हैं। वो बात एक हो सकती है कि दोनों की अवस्थाएं एक हों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और ऑक्सीजन गैस है। कार्बन आपके गैस अवस्था में नहीं है, कार्बन आपके एक उत्पाद है। ये दो उत्पाद मिलकर एक तीसरा उत्पाद बना रहे हैं, जिसमें कि इनकी अवस्था का ज्ञान हमें हो रहा है। इसके बाद जो आता है वह है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अपक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों को सूत्र ऑब्लिक संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। ये जो दो आगे लगा है, दो इसको संतुलित करने के लिए, जिससे कि दोनों तरफ के तत्वों के गुणांक बराबर हों। तो अपक्रिया हुई, अपक्रिया होने पर MgCl2 बनती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो गैस निकालने के लिए हम इसके प्रतीक का प्रयोग करते हैं। H2 के ऊपर तीर रहेगा। देखिए, जब ये तीर ऊपर होता है तो ये गैस होती है, और अगर ये तीर नीचे होगा तो अवक्षेप होगा। अवक्षेप मतलब जो तली में, पेंदी में बच जाएगा। तो मैग्नीशियम प्लस 2HCl एरो MgCl2 प्लस H2, ये आपके मैग्नीशियम से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया होने पर ऐसा हुआ। तो ये रासायनिक अपक्रिया का समीकरण, रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। जरूरी नहीं कि आप इसी उदाहरण को लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें कि नया उत्पाद बनता हो। अब इसके उपरांत आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कहने का मतलब जिसमें अग्र और पश्च दोनों तरफ उत्पादों की संख्या सामान्य हो, उनके परमाणुओं की संख्या सामान्य हो, वह रासायनिक समीकरण कहलाती है। यह परिभाषा रूप में वह रासायनिक समीकरण जिसके प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे जिंक हाइड्रोजन H2SO4 से अपक्रिया करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। गैस के लिए देखिए तीर से दिखाया गया है, ये अवक्षेप के रूप में जिंक सल्फेट रह जाएगा। जो पहली समीकरण थी, आप इस समीकरण को भी यहाँ लिख सकते हैं और इस समीकरण को भी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों स्थिति में ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप वही उदाहरण देकर उसे दिखाएं। आप कोई सा उदाहरण जो आपको उचित लगता हो वो लिख सकते हैं, लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो उसमें ये ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ एक जिंक है, यहाँ भी एक जिंक है, बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ एक है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, बराबर है। सल्फर एक है, सल्फर एक है, बराबर है। ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। तो ये समीकरण संतुलित हुई। मतलब अग्र तथा पश्च में परमाणुओं की संख्या तत्वों के समान होनी चाहिए। यही रासायनिक
संतुलित रासायनिक समीकरण का उपयुक्त उदाहरण होगा। फिर इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण से लाभ। रासायनिक समीकरण होती हैं तो उनसे हमें क्या लाभ हैं, उन लाभों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में कि रासायनिक समीकरण से होने वाले लाभों का वर्णन करें। तो इससे सबसे पहला लाभ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों का ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का मतलब, रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा तत्व भाग ले रहा है। जैसे यहाँ जिंक और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल भाग ले रहे थे, तो हमें ये पता चला ना कि जब हाइड्रोजन गैस बनती है तो बनाने के लिए जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की ज़रूरत होती है, तो हमें इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। नंबर 2, अभिकारकों तथा उत्पादों में मोल संख्या के ज्ञात होने वाले उनके द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। कितने मोल यानी कितने ग्राम कोई पदार्थ भाग ले रहा है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। नंबर 3, अभिकारकों में भाग लेने वाले पदार्थों की अवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। देखिए, जब अमोनियम सल्फेट NH4 अमोनियम होता है का होल ट्वाइस इंटू SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, 2 अणु लिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, जल और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए, इनके मोलों की बात करते हैं। तो अमोनियम सल्फेट का जो लवण था, इसकी मात्रा 132 ग्राम लेंगे, NaOH की मात्रा 80 ग्राम ली, तो इन दोनों को मिलाने पर ये कुल मिलाकर 2 8 3 11 212 ग्राम अभिकारक हुआ। अब जो प्राप्त हुआ Na2SO4 हमें अपने आप 142 ग्राम मिलेगा। यदि हम इसको तौलेंगे तो इतना ही होगा। जल की मात्रा 36 ग्राम होगी और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो 34 ग्राम होगी। इसको भी जोड़िए तो जोड़ने पर आपका वही आएगा, यानी कि 212 ग्राम। यानी कि अग्र अभिक्रिया में पदार्थों की जो मात्रा है और पश्च अभिक्रिया में पदार्थों की मात्रा है बराबर होती है। इसके पीछे कारण यह है कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम यहाँ काम करता है। द्रव्य की अविनाशिता के नियम में ये बात कही जाती है कि द्रव्य अविनाशी है, मतलब ये खत्म नहीं किया जा सकता है, ना इसे उत्पन्न किया जा सकता है। 2 पदार्थ मिलकर आपस में कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो जो प्रारंभ में पदार्थ लिए गए वो मात्रा और जो अंत में प्राप्त हुए पदार्थ, उनकी मात्रा बराबर होती है। जैसे ये आप कक्षा 9 में पहले ही पढ़ चुके हैं, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ठीक, तो इसमें जो सबसे मेन टॉपिक है, मेन चीज़ है, वो ये है कि आप रासायनिक समीकरणों को विधिवत रूप से सीखें और समझें, इनको संतुलित करना सीखें। अगर आप ये संतुलित करना सीख गए तो आप प्रिय विद्यार्थियों ये समझें कि आप कम से कम 2 या 4 नंबर तक अवश्य पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में, और आपको बहुत आसानी होगी। आप आगे जब पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे, केमिस्ट्री लेंगे या आगे और उच्चतर कक्षाओं में जाएंगे, तो आप रासायनिक समीकरणों को बनाना यहाँ पहले ही सीख चुके होंगे, जिससे कि वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो कुछ बताया वो आपके समझ में आया होगा और आप इसे यथावत रूप से कहीं ना कहीं लिखेंगे, याद करेंगे, जिससे कि आगे आपका मार्ग प्रशस्त हो। धन्यवाद। इस वीडियो का जो पहला भाग मैंने बताया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपके पास पहला वीडियो नहीं पहुंचा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउन देखें और वहां से पहला वीडियो देखें, जिससे कि ये वीडियो समझने में आपको आसानी हो। धन्यवाद। नी तू इन्नी ज्यादा लीन हो गई, इन्नी ज्यादा लीन हो गई, पार जी में